हेलो स्टूडेंट्स, पॉलीमर्स की लेक्चर सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे प्लास्टिक्स के बारे में और नेचुरल पॉलीमर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लास्टिक्स क्या होते हैं। प्लास्टिक्स प्लास्टिक्स जो है वो एक सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं। सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं प्लास्टिक्स, जिनकी की जो आकृति होती है वो स्थायी होती है, और इन पे अगर हम जो है अगर कोई फोर्स भी अप्लाई करते हैं तो भी इनकी शेप जो है वो अनचेंज्ड रहती है। ठीक है, ये जो है स्मूथ होते हैं, हार्ड होते हैं, शाइनी होते हैं। इन पर जो है एसिड और बेसिस जो हैं वो काफ़ी हद तक इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, यानी एसिड एंड बेसिस का इनके ऊपर कोई असर नहीं होता है। ठीक है, अब यह है कि जब प्लास्टिक का निर्माण होता है तो उस वक्त तो क्या होता है कि जब हम इनको बनाते हैं तो ये सॉफ्ट होते हैं और नर्म है, मुलायम होते हैं। तो उस वक्त तो इनको जिस भी हम शेप में इनको मोल्ड करना चाहते हैं वो उस शेप में मोल्ड हो जाते हैं। उसके बाद जब ये एक बार जो आकृति ग्रहण कर लेते हैं ठंडा होने पर, उसके बाद उसको उसकी आकृति को चेंज नहीं किया जा सकता। डेली लाइफ में आपको पता है कि डेली लाइफ में इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। डेली लाइफ में इम्पोर्टेंस इसकी आपको सब जानते हैं कि प्लास्टिक्स अपन कितनी चीज़ों में अपन इस्तेमाल करते हैं। या बकेट्स होती हैं, बच्चों के टॉयज़ होते हैं, किचन के यूटेंसिल्स होते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें, केसेस हैं, पेन्स हैं, स्केल्स हैं, स्टेशनरी आइटम्स हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जिनमें कि प्लास्टिक जो है वो काम में आता है। अब प्लास्टिक जो है इनको हम दो समूहों में हम विभाजित कर सकते हैं। एक है थर्मोप्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक और दूसरा होता है थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स ऑफ रेजिन। ठीक है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स ऑफ रेजिन्स। तो थर्मोप्लास्टिक्स जो होते हैं वो बेसिकली जो है, थर्मोप्लास्टिक्स क्या है कि लीनियर होते हैं। इनकी ये जो है लीनियर भी हो सकते हैं और ब्रांच्ड भी हो सकते हैं। लीनियर और ब्रांच्ड होते हैं, और ये जो है गरम करने पर बहुत ऑन हीटिंग जो है ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं, और इसके बाद इनको किसी भी मोल्ड में डालकर इनको अपनी इच्छा अनुसार अपन इसकी शेप अपन दे सकते हैं। ठंडा होने पर ये वापस हार्ड हो जाते हैं, और फिर इनको जो है वापस अपन इनको पिघलाकर जो है अगर कोई नई शेप देना चाहते हैं तो ये काम हम उनके साथ कर सकते हैं। इस तरह से ये जो है इसका आप रिपीटेटिव टाइम्स जो है आप ये काम कर सकते हैं, और इससे इनके जो है इनके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं आता है। इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं बार बार आप गर्म करके पिघला के आप इनको डिफरेंट शेप्स जो देते हैं तो उससे इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो अनचेंज्ड रहती है। ठीक है, अब जैसे इसमें बहुत सारे हैं, जैसे इनके एग्जांपल्स है, जैसे पॉलीइथिलीन है, पॉली इथिलीन है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड है, पॉलीस्टाइरीन है, पॉलीस्टाइरीन है, या नाइलॉन है। ये सब जो है ये इस ग्रुप के मेंबर्स हैं। इसके बाद बात आती है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स की। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स जो होते हैं इनकी जो इस टाइप के जो पॉलीमर्स होते हैं, इनकी संरचना के अंदर इनकी जो संरचना होती है वो उनके बीच में जो है वो कैसी बॉन्डिंग होती है, क्रॉस लिंक्ड बंधन इनमें पाए जाते हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि बहुत ही ये स्ट्रॉन्ग, हार्ड, और इनकी जो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है इनका, थ्री डी स्ट्रक्चर इनका होता है वो बहुत ही थ्री डायमेंशनल का स्ट्रक्चर है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, बहुत ही हार्ड हो जाते हैं।
और इनको जो है एक बार इनको जो है हम एक बार इनको नर्म अवस्था में आते हैं, फिर इनको जब हम अपने इच्छा अनुसार अगर कोई शेप देते हैं तो वो शेप देने के बाद ये फाइनली एक शेप में आ जाते हैं, और इसके बाद इनकी उसको चेंज करना संभव नहीं है। इनको ये जो है इनको एक बार एक शेप में आने के बाद इनकी आकृति को बदलना जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनको जब हम गर्म करते हैं तो इनके बीच में जो है वो ये क्रॉस लिंक होता है, इनके बीच में क्रॉस लिंक बंधन होता है इनके बीच में। अब ये जो है मोस्टली कार्बनिक विलायकों में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये इनसॉल्युबल होते हैं, इस टाइप के होते हैं। ये जो है इनके एग्जाम्पल्स हैं जैसे यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन्स, या बेकेलाइट के बारे में आपको पता है। बेकेलाइट इसके या बेकेलाइट को अपन फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन भी कहते हैं। तो इसके बारे में आप लोगों को पता है, या बेकेलाइट का आपने नाम सुना हुआ है। ये बेकेलाइट, और इसको बेकेलाइट जो है वो फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन होता है। तो ये जो है ये आपके दो प्रकार के थर्मोप्लास्टिक्स और थर्मोसेटिक प्लास्टिक्स, दो प्रकार के प्लास्टिक्स होते हैं। इसके बाद जो है एक टर्म अब आपके सामने, अब आप बात आती है नेचुरल पॉलीमर्स की। अब नेचुरल पॉलीमर्स क्या होते हैं? जैसा कि इनके नाम से ही अपने को पता चल रहा है कि नेचुरल पॉलीमर्स जो होते हैं वो प्रकृति द्वारा निर्मित होते हैं। इनका संश्लेषण जो है वो मनुष्य द्वारा नहीं किया जाता, और ये अपने नेचर में जो पाए जाते हैं ये वो पॉलीमर्स होते हैं। इनको हम नेचुरल पॉलीमर्स कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल इसका है नेचुरल रबर। तो नेचुरल रबर, जैसे आपने जनरली देखा होगा कि किसी भी पेड़ के तने में अगर अपन कोई कट लगाते हैं, अगर पेड़ के तने में कट लगाते हैं तो उसमें से एक जो है स्टिकी सा एक पदार्थ निकलता है, चिपचिपा सा मिल्क लाइक एक पदार्थ निकलता है, जो कि जो है वो उसको अपन क्या कहते हैं, लेटेक्स कहते हैं। जिसको जिसको अपन लेटेक्स कहते हैं, वो इसमें से पेड़ के तने में से निकलता है, जिसके अंदर की 30 से 60% इसके अंदर 30 टू 60% तक जो है इसके अंदर रबड़ की मात्रा उपस्थित होती है। और इसके अलावा इसमें जो है प्रोटीन्स या शुगर्स और ये सब भी होते हैं, जैसे बहुत कम मात्रा में, जैसे 0.3% इसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं, और 0.25% जो है वो इसके अंदर शुगर होती है। तो इस तरह से जो है ये अपने को इससे लेटेक्स प्राप्त होता है पेड़ के उसके पौधों से, पेड़ के तने से। उसको क्या करते हैं हम कलेक्ट करके और फिर क्या करते हैं इसको पहले तो इसको डाइल्यूट करते हैं, फिर 1% एसिटिक एसिड के साथ इसको कोएगुलेट करने पर हमें जो है वो रबड़ प्राप्त होता है। इसका कोएगुलेशन होता है 1% एसिटिक एसिड के साथ, और उसके बाद हमें ये रबड़ प्राप्त होता है। अब ये जो रबड़ हमें प्राप्त होता है इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं, जो है इसके इसके शूज़ बनाने के काम में आते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम इनके द्वारा हम बना सकते हैं। अब क्या होता है कि जो नेचुरल रबड़ जो है वो आइसोप्रीन के बेसिकली जो है वो आइसोप्रीन के पॉलीमराइजेशन से प्राप्त होता है। नेचुरल रबड़ जो है वो किसके? आइसोप्रीन के पॉलीमराइजेशन से प्राप्त होता है। तो आइसोप्रीन का पॉलीमराइजेशन क्या होता है कि जब आइसोप्रीन जो है यानी 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन जो है, आइसोप्रीन क्या होता है? 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन।
13 ब्यूटाडाइन। 2 मिथाइल 13 ब्यूटाडाइन जो होता है उसकी बहुत सारी यूनिट्स, यानी 10,000 से, और आपको अच्छी तरह से पता है, पहले भी अपन डिस्कस कर चुके हैं कि जो है ये 1 लाख से और आपके 2 लाख तक जो है इसके आप बहुत सारी यूनिट्स जो हैं, आपको पता है बहुत सारी मोनोमेरिक यूनिट्स जब यूनाइट होके जो है वो किसी पॉलीमर का निर्माण करती है। तो इसी प्रकार इसमें भी होता है कि जब इतनी सारी यूनिट्स जो हैं वो आपस में, इनकी मोनोमेरिक यूनिट्स आपस में यूनाइट होती हैं, तब जाके ये हमें आइसोप्रीन, ये जो है नेचुरल रबर जो है प्राप्त होता है, पॉली आइसोप्रीन या नेचुरल रबर। तो क्या है, अब आइसोप्रीन का फॉर्मूला आपको पता है, 2 मिथाइल 13 ब्यूटाडाइन होता है। तो देखिए इसको कैसे ये बनेगा, आप ये CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका हो गया आइसोप्रीन। तो आइसोप्रीन के n मॉलिक्यूल्स जब यूनाइट होते हैं तो ये बनाते हैं पॉली आइसोप्रीन, CH2 C CH3 CH CH2 सिंगल बॉन्ड, ये ओके, और होल N। तो ये बहुत सारी, ये जो है इसकी एक बेसिक यूनिट है, और ये जब सारी यूनिट्स जो है आप n टाइम्स आपस में यूनाइट हो जाती हैं तो हमें ये तो आपका हो गया आइसोप्रीन, और ये आपका क्या बना, पॉली आइसोप्रीन या नेचुरल रबर। ठीक है, तो नेचुरल रबर जो है इस तरह से हम आइसोप्रीन की सहायता से हम प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें जो है, जब इसका रबर का जो है हम भंजक आसवन करते हैं तो आइसोप्रीन जो है वो हमें मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, और फिर आइसोप्रीन को हम कंसंट्रेटेड HCl के साथ गर्म करते हैं, तब रबर जैसा एक प्राप्त हमें जो है एक कंपाउंड प्राप्त होता है, पदार्थ प्राप्त होता है। फिर इसका इसका भार आपको पता है 50 लाख से 30 लाख के बीच में होता है। ठीक है, तो नेचुरल रबर जो है आइसोप्रीन का एक लीनियर पॉलीमर है, जैसा कि आपको इसमें दिखाई दे रहा है। ये कैसा दिख रहा है आपको, ये लीनियर पॉलीमर दिखाई दे रहा है आपको, इसकी शेप। आप ये ऐसे कैसे, इसकी यूनिट्स जो है ये जुड़ी, इसके बाद फिर नेक्स्ट सिमिलर यूनिट, इसके बाद हेड टू टेल, जैसे इसका हेड ये है, इसकी टेल ये है, तो वापस से ये यूनिट जो है फिर यहाँ पे अटैच हो जाएगी। तो हेड टू टेल जो है ये इस प्रकार आपस में जुड़ते रहते हैं। तो अब जो है इस आइसोप्रीन जो है, इसके जो हैं हमें दो आइसोमर्स प्राप्त होते हैं। ये जो मिला, इसके हमें 2 आइसोमर्स प्राप्त होते हैं, यानी एक तो सिस पोजीशन में इनका आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, कंप्लीटली सिस। तो कंप्लीटली सिस में क्या होता है कि ये देखना आप, सिस जो है सिस में आप देखिए कैसे होगा कि जैसे ये है CH2 C डबल बॉन्ड C है, और ये इसका CH3 मिथाइल ग्रुप यहाँ पर आ गया, फिर ये CH2 और ये इसका हाइड्रोजन, इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं। तो वापस जो है जैसे यहाँ पे ये अटैच होगा CH2, फिर ये C डबल बॉन्ड C CH2, और इधर इसका ये मिथाइल ग्रुप उसी तरह से, और यहाँ पर इसका H, और उसके बाद फिर वापस ये CH2। तो समझ में आ रहा है आपको ऐसे देखने में कि ये एक यूनिट है, ये वापस जो है इसका रिपीटिशन होता जा रहा है। और अगर हम इस हिस्से को हम अगर हेड कहते हैं, और इस पार्ट को अगर हम टेल कहते हैं, तो क्या हो रहा है कि इसके टेल से यहाँ से फिर वापस ये हेड जुड़ा, फिर ये टेल, फिर इसके बाद वापस ये हेड जुड़ना शुरू हो गया। देखिए इसको यहाँ से ये वही C डबल बॉन्ड C करके, और यहाँ पे ये इसका मिथाइल ग्रुप, तो इस तरह से ये आगे जुड़ता चला जाएगा। तो ये जो है आपका सिस पॉली आइसोप्रीन स्ट्रक्चर होता है।
क्या कहलाता है ये कहलाएगा आपका सिस पॉलीआइसोप्रीन स्ट्रक्चर। ठीक है। अब इस प्रकार से दूसरी चीज है कि प्रकृति में पाए जाने वाला एक दूसरा, आपने जिसको कि हम बलाटा कहते हैं, या फिर उसको गाटा पारचा भी कहते हैं, बलाटा, या ये नाम आपने सुना होगा, गाटा पारचा का नाम सुना होगा आपने। तो ये जो है किस तरह से बनता है, इसमें जो है सिमिलर यूनिट्स जो है वो अपने ट्रांसफॉर्म में अटैच्ड होती हैं। देखिए कैसे, कि जैसे मान लीजिए ये CH2, C डबल बॉन्ड C, ये H, ये अपना मिथाइल ग्रुप, ये CH2, फिर यहाँ पर ये CH2, ये C डबल बॉन्ड C, ये इधर मिथाइल ग्रुप। ठीक है। और इसके बाद फिर ये CH2, यहाँ पर इसका H, फिर ये वापस CH2, फिर C डबल बॉन्ड C, फिर यहाँ पर इसका मिथाइल ग्रुप, और इसके बाद फिर जो है वापस इधर H इस साइड हो जाएगा, और ये CH2 इस साइड हो जाएगा, और ये यहाँ पर अटैच होगा। तो इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखिए इसमें आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये जो है, ये वाला जो है ये पहले इस तरह से है, और H जो है आपका भी इस पोजीशन पर है, H अभी इस पोजीशन पर है, और फिर ये H जो है यहाँ पर देखिए इस पोजीशन पर है, फिर ये H इस पोजीशन पर है। या फिर आप मिथाइल को, आप मिथाइल ग्रुप को आप देख लीजिए कि जैसे ये मिथाइल ग्रुप इस पोजीशन पर है, फिर ये पलट के ये इस जगह आ गया, फिर ये पलट के इस जगह आ गया। तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो है एक ट्रांसफॉर्म में अटैच्ड है। तो इस तरह से ये जो बनता है ये कहलाता है ट्रांस पॉलीआइसोप्रीन स्ट्रक्चर, और या इसका नाम हमने दिया, या हम इसको कहते हैं गटा पारचा। ठीक है। तो ये आपका हुआ दो तरीके का, आपके सामने हमने दिखाया कि एक सिस और ट्रांसफॉर्म में किस तरह से नेचुरल रबर्स जो है वो, या आइसोप्रीन की जो यूनिट्स हैं वो आपस में अटैच्ड होती हैं। एक टर्म आती है वल्केनाइजेशन, एक टर्म आती है वल्केनाइजेशन। वल्केनाइजेशन के अंदर क्या होता है कि हम नेचुरल रबर से क्या होता है, बहुत परिष्कृत उत्पाद हम नहीं बना सकते, क्योंकि इनकी जो है नेचुरल रबर्स जो है इनकी इलास्टिसिटी जो होती है, मतलब ये लेस इलास्टिक होते हैं, इनकी इलास्टिसिटी जो है वो कम होती है, और जो है इनको ये जो है लेस वाटर रिपेलेंट होते हैं, लेस वाटर रिपेलेंट होते हैं। ठीक है। और गर्म करने पर ऑन हीटिंग गर्म करने पर क्या होता है कि ये जो है बहुत ही सॉफ्ट और लचीले हो जाते हैं, और उसके बाद ये थोड़े से स्टिकी भी होते हैं, और ये जो है इनकी टेंजाइल स्ट्रेंथ जो है, टेंजाइल स्ट्रेंथ भी इनकी कम होती है, टेंजाइल स्ट्रेंथ भी इनकी कम होती है। तो क्या होता है कि जब इस नेचुरल रबर को जब हम सल्फर के साथ हम गर्म करते हैं तो क्या होता है कि ये जो पॉलीआइसोप्रीन जो होता है उसमें सल्फर के साथ ये बॉन्डिंग करके और सल्फर ब्रिजेस इनमें बन जाते हैं। सल्फर के साथ जब इनको हीट करते हैं तो सल्फर जो है वो दो यूनिट्स के बीच में एक ब्रिज फॉर्म करता है। तो इस वजह से इनके बीच में क्या है, क्रॉस लिंकिंग हो जाती है। तो देखिए किस प्रकार से होगा, और ये आप देखिए CH2 C डबल बॉन्ड CH, ये यहाँ पे इसका CH मिथाइल ग्रुप, और ये CH2। ठीक है। ये आपकी आइसोप्रीन यूनिट हो गई। इसी प्रकार हम एक आइसोप्रीन यूनिट और लिख लेते हैं, CH2 C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2,
ये और ये इस पे मिथाइल ग्रुप। तो जैसे ये 2 यूनिट्स हमने इसकी आइसोप्रीन की ली। अब ये 2 यूनिट्स आइसोप्रीन की जब हम इसको सल्फर के साथ जब हम इसको गर्म करते हैं तो क्या होता है कि सल्फर के साथ गर्म करने पर ये देखिए कैसे क्रॉस लिंकिंग होगी। CH2 C CH CH CH2 और यहाँ पर ये सल्फर जुड़ेगा, ये ऊपर की तरफ, ये मिथाइल ग्रुप है CH3 और इसी प्रकार ये वाला जो कार्बन है इस पर भी, यहाँ पर भी सल्फर अटैच होगा, यहाँ पर फिर यहाँ से CH सल्फर अटैच होगा, वही CH2 यूनिट, वही इसके बाद फिर यहाँ पर आप देखिए कि ये आपका कार्बन से मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये इस तरह से, और ये CH2। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस तरह से जैसे यहाँ पे कार्बन जुड़, ये सल्फर जुड़ा, इसी प्रकार यहाँ पे भी सल्फर जुड़ जाएगा और ये जो है ये जो है इस तरह से ये स्ट्रक्चर जो है वो आगे बनते चले जाएंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि सल्फर ने जो ब्रिज बनाया है उस वजह से यहाँ पर ये क्रॉस लिंकिंग आपको दिखाई दे रही है और क्रॉस लिंकिंग होने से क्या होता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग हार्ड प्रोडक्ट्स हमें प्राप्त होते हैं। तो ये जो है ये प्रोसेस जो है जब तक चलता है जब तक कि डबल बॉन्ड्स जो है वो सिंगल बॉन्ड में जो है परिवर्तित ना हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से जो है वल्कनाइज्ड रबर जो है उसकी जो हमें इस प्रकार से वल्कनाइज्ड रबर जो है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो अधिक होती है और ये हार्ड होते हैं, जैसा कि आपको बताया। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्रॉस लिंकिंग, अब ये क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर बन गया और नॉन इलास्टिक भी होते हैं, नॉन इलास्टिक भी हैं और इनको जो है मतलब ये केमिकल रिएक्शंस का इन पे जो है केमिकली अनरिएक्टेड रहते हैं, तो इसलिए ये बहुत ही केमिकली मतलब रिएक्ट नहीं करते हैं, इसलिए ये स्टेबल होते हैं, इनर्ट टाइप रहते हैं। तो ये हमारा जो है रहा नेचुरल रबर्स के बारे में।